नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर के साथ और खबर यह है कि बिहार विधानसभा के सत्र का आज समापन हो गया। समापन तो हुआ लेकिन सत्र शुरू होने के साथ साथ सत्र के खत्म होने तक विपक्ष के तेवर देखने को मिल गए। ऐसी संभावना बताई जा रही थी कि विपक्ष संख्या बल में कम होने के कारण वो विस्फोटक तेवर दिखाने से परहेज करेगा जो पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान विपक्ष के संख्या बल के कारण देखने को मिल रहा था। लेकिन संख्या बल कम होने के कारण भले ही सदन के अंदर उन्हें बोलने के लिए जो समय दिया गया था वो कम था, लेकिन बाहर आकर विपक्ष ने दर्शाया कि उसके तेवर में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा जाएगा तो अंदर भी सरकार से सवाल पूछता रहेगा विपक्ष कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की क्या गति होगी, क्या दिशा होगी और किस तरह से जो योजनाएं हैं जिनका वादा चुनाव के समय किया गया था उन्हें पूरा किया जाएगा, उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे। सत्र में हुए बातचीत की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं और बाहर आकर विधायकों ने किस तरह से विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है उसे भी दिखाते हैं। और जदयू के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है बिहार का? पलायन, रोजगारी, बेरोजगारी और बिहार में जो गरीबों को झोपड़ी ढाया जा रहा है, झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था जब गरीबों को बसाया जाता था, रैन बसेरा दिया जाता था। और ये सरकार लगातार बुलडोजर के जरिए गरीबों के मकान ढाए जा रहे हैं, गरीबों को झोपड़ी ढाया जा रहा है और लगातार सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना हो रहा है, सरकार की अवहेलना हो रही है। तन टोला, 76, महावीर टोला, इन सब जगहों में कटाव लगा हुआ है और बार बार मैं पदाधिकारियों को, मंत्री को कह रहा हूं कि कटाव रोधक काम होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से फिर माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो कटाव लगा हुआ है उसको शीघ्र रोकने का काम करें। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष है और सदन चल रहा है और ये जो सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण था। गायब दिखे, यूरोप चले गए। तेजस्वी यादव जी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, एक लोकतंत्र का मर्यादा को गिराया है और बिहार को अपमानित करने का काम किया है। जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी, दिल से लिए। क्रम एवं जीविका संचालित किए जा रहे महोदय। चलिए तो हम भी सत्र की समीक्षा करेंगे। सत्र के कवरेज के दौरान हमारे सहयोगी लगातार मौजूद थे, अंदर किस तरह की हलचल थी उस पर नजर बनाए हुए थे, बाहर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया ले रहे थे। प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, इस नई सरकार के पहले सत्र को किस तरह से देखा जाए? सबसे पहले तो ओवरऑल अगर हम कहें कि क्या फलाफल रहा सत्र का तो वो समझने का प्रयास करें। देखिए 1 से लेकर 5 तारीख तक ये पूरा ये सत्र था और इसमें सरकार के सामने महत्वपूर्ण टास्क ये था कि जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको पेश करना है और उसे अगले 3 महीने का जो खर्च है यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो खर्च है उसको सदन से मंजूरी दिलाना है। कुछ कटौती प्रस्ताव रखे गए और विपक्ष की तरफ से, लेकिन चूंकि विपक्ष की लेकिन उसे स्वीकार कर दिया गया, उसे खारिज कर दिया गया। पहली तारीख को जो सदस्य थे उनको शपथ दिलाई गई, दूसरी तारीख को चर्चा हुई, 3 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, 4 तारीख को विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, 5 तारीख थी, आज अंतिम तारीख थी। सत्ता पक्ष बिल्कुल विश्वास के साथ लवरेज है और जो हमने देखा 5 दिन जो चीज़ हमने महसूस की है वो ये है कि कहीं न कहीं अभी विपक्ष को लग रहा है कि जिस मुद्दे को उसने उठाया था, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र करना आवश्यक है। जिस विपक्ष को ये लगा था कि SIR का मुद्दा काम करेगा, जिस तरह से भीड़ आई थी वो उस भीड़ का असर नहीं रहा। 10-10 हज़ार रुपये का जो वितरण किया गया महिला स्वरोजगार योजना के नाम पे उसका असर रहा और इसकी टीस
दरअसल ये इस मुद्दे ने काम किया उस वो नहीं है, इस मुद्दे की वजह से जो विपक्ष के लोग हारे हैं इसकी टीस साफ साफ दिखी है। और दूसरी आज जब विपक्ष की तरफ से आलोक मेहता बोल रहे थे तो विजेंद्र यादव सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री है, उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा वो आप मत सोचिए ना, पैसा कहाँ से आएगा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी का सहयोग है, यहाँ पे नीतीश कुमार है, हम लोग पैसे का इंतजाम कर लेंगे। बालू घोटाला नहीं होगा, कोई चारा घोटाला नहीं होगा, बाकी पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा वो हम लोग कर लेंगे। क्योंकि ये जो चारा घोटाला है वो कहीं न कहीं आरजेडी की दुखती रग है, तो इस पर आरजेडी के लोग सारे लोग आग बबूला हो गए, उन्होंने अपने तरीके से बात रखी है। लेकिन ये है कि जो माले के विधायक हैं संदीप सौरव, पालीगंज से विधायक हैं, वो सरकार पे काफ़ी आक्रामक है और हमने देखा है कि वो पूरे तथ्य के साथ सदन में आ रहे हैं। और जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनको भी उन्होंने आज जो है बिल्कुल तथ्यों के साथ जवाब दिया है। चीज पहले ये भी जानना चाहेंगे, देखिए चूंकि संख्या बल के आधार पर सदन में बोलने के लिए समय दिया जाता है, तो क्या लगता है कि विपक्ष जो बाहर आकर वॉकआउट करके आरोप लगा रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ वाकई है? स्पीकर विपक्ष को तरजीह नहीं दे रहे हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी है? वो तो संख्या बल के कारण है, लेकिन जो उन्हें अलॉटेड समय है क्या उसका वो सदुपयोग करते नजर आ रहे हैं? देखिए इतनी संख्या कम हो गई है इनकी क्या इनको समझ में नहीं हो रहा है कि कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म करे। 2 घंटे का टाइम जो है आज भी माननीय स्पीकर ने अलॉट किया था, उसमें 33 मिनट टाइम जदयू के लिए, 33 मिनट टाइम भाजपा के लिए और कहाँ कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 मिनट। आप सोचिए कि जो पार्टी इस राज्य में 50 साल तक सत्ता में रही है, जो कभी पार्टियों को समय अलॉट करती थी, आज उस पार्टी को सिर्फ 1 मिनट, चूंकि संख्या केवल 6 है, तो हमें नहीं लगा कि स्पीकर ने कहीं किसी तरीके से किसी को ज़्यादा समय दिया या कम दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जिसकी जितनी संख्या है और ये लोग जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी करके लोग नारा भी लगाते, तो उसी अनुसार से अब जैसा इन्होंने किया है तो वैसा उनका नियम है, पूरे नियम के अनुसार से विधानसभा चली है। इसमें कहीं कोई नहीं है कि किसी को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है, सबको बोलने का मौका दिया गया है। अच्छी बहस हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जब बजट सत्र होगा फरवरी में जब आरंभ होगा तो उसमें भी बहुत सार गर्भित बहस होगी। लेकिन कुछ मोटा मोटी जो आंकड़ा मेरे पास है जिसको मंजूरी दी गई है अलग अलग पर आएंगे प्रीतम, लेकिन ये बात थोड़ी दिलचस्प हो रही है तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। यानी कि अब हम आने वाले समय में ये देखेंगे कि सदन के अंदर विपक्ष चाहे कितना भी मुखर हो, लेकिन संख्या बल के कारण समय कम मिलेगा, तो सड़क पर अब विपक्ष ज्यादा सजग और ज्यादा मुखर देखने को मिलेगा। सरकार के मुद्दों को घेरने के मुद्दे को लेकर सड़क पर अब विपक्ष की मौजूदगी ज्यादा दिख सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कहा जाता है कोई भी नई सरकार होती है उसके पास 6 महीने का समय एक हनीमून पीरियड के तौर पे होता है, तो जनता भी अपनी तरफ से आश्वस्त होती है भाई अभी तो हमने इनको मौका दिया है तो 6 महीने इनको देख लेते हैं। लेकिन अगवा कौन करेगा, लीड कौन करेगा, जो जिन्हें लीड करना चाहिए। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि भाजपा चुनाव नहीं हारती है। कर्नाटक में भाजपा चुनाव बुरी तरीके से हारी है, लेकिन वहाँ पे भाजपा ने सीखा है उस चीज़ को। यहाँ पे देश यादव चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद ठीक है आपको विदेश में छुट्टी कोई दिक्कत नहीं है, लोग जाते हैं, जाइए, अरे 5 तारीख तक का वेट कर लेते, आपको क्या दिक्कत है? आपकी संख्या कम है, विपक्ष के नेता है, तो आपको बोलने का अवसर मिलता तो आप बोले ही नहीं। आप तो परसों से ही बिहार छोड़ के कहीं बाहर गए हुए, वो आपका निजी कार्यक्रम है, इसमें कहीं किसी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्योंकि जब सदन चल रहा है इस दौरान अगर आप गायब रहेंगे तो ऑटोमेटिक भाजपा को सवाल करने का मौका मिल जाएगा। पब्लिक फिगर को पहले पब्लिक को वरीयता देनी चाहिए, अपने पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, फिर पर्सनल लाइफ अगर समय बचे तो वो करें। चलिए कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संसाधन जुटाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई योजनाएं हैं जिन्हें लागू करना और डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़नी है, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा मतलब पैसा, वो कहाँ दिख रहा है? देखिए पैसा कहाँ दिख रहा है सर, ये इस पे तो कहीं कोई संदेह नहीं कि पैसा तो बिहार के पास है ही नहीं। 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट था जब इस बार का बजट पेश किया गया। बिहार सरकार की कमाई कितनी है, राजस्व कितना है? मात्र 44,000 करोड़ का राजस्व है। कहाँ 3,17,000 करोड़ का बजट है, आपकी कमाई 44,000 करोड़ की है। एक जो डेफिसिट होता है जिसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को कमाई कहाँ से होगी? तो सरकार के पास एक ही आसरा है कि केंद्र की सरकार जीएसटी के मामले में पूरी सरकार की मदद करी, यानी जीएसटी जो कमाई होती है समय पर उसका बिहार सरकार को रिफंड।
मुझे याद है, अच्छी तरीके से याद है, जब यही सरकार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और विजय चौधरी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बाकायदा आंकड़े के साथ बताया था कि केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके से अलग अलग जीएसटी रिफंड का मामला हो या फिर समग्र शिक्षा अभियान का मामला हो, लोहिया छात्रावास का मामला हो, इस सब मामलों में कैसे पैसे की कटौती की गई है, उन्होंने बाकायदा आंकड़ा दिया था। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे जदयू और राजद की सरकार थी, तो सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपने देखिए, उस जो महिला स्वरोजगार योजना है उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन अलग से किया गया है। यानी सरकार मानती है कि हम जीविका को पैसा देंगे, यानी जिनको पैसे दिए जाने हैं और भी लोगों को पैसे दिए जाने हैं, तो सरकार के सामने चैलेंज ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो जीएसटी का अगर उगाही ठीक ढंग से होगी और समय समय पर सरकार को अलग अलग, बिहार सरकार को अलग अलग राज्य केंद्र सरकार की जो योजना होती है अलग से उनको पैसे मिलते रहेंगे, तो ये चल जाएगा। राजनीतिक सहयोग का फायदा बिहार की सरकार को मिलने वाला है, ये साफ है। चलिए, कुछ आंकड़ों की बात आप कर रहे थे, हम जानना चाहेंगे वो आंकड़े क्या हैं और क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है। देखिए, आज जो सप्लीमेंट्री बजट रखा गया तो उसमें है कृषि के लिए 39,532 लाख करोड़ रुपए है, पशु मत्स्य संसाधन विभाग के लिए 26,308 है, और सबसे अधिक जो है वो शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग का बजट बहुत बड़ा है, तो शिक्षा विभाग को अगले 4 महीने में 1,15,72,507 लाख रुपए खर्च करने को दिए गए, इसकी मंजूरी भी ली है। उद्योग है, श्रम है, अल्पसंख्यक है, इसके अलावा सामान्य प्रशासन है और बिहार लोक सेवा आयोग है, यानी टोटल उद्योग का विशेष रूप से हाँ, यहाँ उद्योग को लेकर एक है, क्योंकि उद्योग का बजट, उद्योग को लेकर सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि उद्योग पे सरकार ने काम किया नहीं है। फिर भी हम देखते हैं उद्योग पे जो सरकार ने जो खर्च करने का लक्ष्य बनाया है वो टोटल आपका हम बता सकते, शिक्षा हो गया, उद्योग पे थोड़ी कम, उद्योग पे है 85,837 लाख करोड़ रुपये उद्योग पे सरकार ने आवंटित किए हैं। टोटल 52 तरह के विभाग हैं और मंत्रालय हैं और तरह तरह की योजनाओं को लेकर, आयोग को लेकर ये सारा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजस्व की शराबबंदी बिहार में है, शराबबंदी है, उससे सरकार को 11,000 करोड़ रुपये की आय होती थी, वो पूरा सरकार के हिस्से से निकल चुका है, तो सरकार को देखना पड़ेगा। इसके अलावा बिजली बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई है, अब मतलब कि 125 यूनिट तक फ्री लोगों को दे रहे हैं, एक प्रकार से गाँव देहात में तो बिजली फ्री हो गई है, तो सरकार को ये देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से जब मदद करेगी, जब पैसे देगी, तो ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। यानी कि कह रहे हैं कि स्थिति ये हो गई है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, अब कैसे गुजारा हो भैया, तो उसके लिए मोदी जी को नमन करना है। हाँ, वो ये देखिए, मोदी जी को नमन करना है, ये उन्होंने कहा है। कल नीतीश कुमार ने कहा था और विपक्ष के लोगों से कहा है आप लोग भी नमन कीजिए। वो उनका अपने अभिवादन का तरीका होता है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। केंद्र का सहयोग अपेक्षित है और केंद्र को सहयोग करना भी चाहिए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कई राज्य सरकार को उस तरीके से हेल्प नहीं की है, जो सच्चाई है, जिस तरीके से उन्होंने भाजपा और एनडीए सरकारों की मदद की है। ये बकायदा आंकड़ा है, पश्चिम बंगाल ने आरोप नहीं लगाया बल्कि देखा गया है। ये तो राजनीतिक है, स्वाभाविक है कि सहयोगी सरकार होगी तो सहयोग मिलेगा ही। एक चीज़ और देखना यहाँ दिलचस्प होगा कि क्या ये जो केंद्र के ऊपर निर्भरता होगी सरकार की, वो अभी के लिए है, 1-2 साल के लिए है, क्योंकि निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास होगा, केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। हम अलग अलग कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं तो निवेशक बड़ी संख्या में आएंगे, तो उससे आने वाले दिनों में फायदा होगा, केंद्र पर निर्भरता हमारी कम होगी। अरबों करोड़ों की संख्या में साइकिल बांटी गई है 2006 से लेकर 2026-25 तक। कितनी साइकिल बिहार में बनती है, सोच पूछा जाना चाहिए। जितनी साइकिल बिहार सरकार शिक्षा विभाग खरीदी करता है, अगर उस साइकिल की यूनिट अगर बिहार में लगी होती तो अरबों रुपये की कमाई केवल बिहार सरकार को होती। बिहार सरकार पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर है और केंद्र की सरकार अगर ईमानदारी से बिहार सरकार को मदद करती रही तो इसका हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, वरना रास्ता बहुत मुश्किल है। यानी कि अब जो पहले की तरह कामकाज का तरीका था वो तरीका भी बदलना होगा। लोग पुराने हैं लेकिन सोच नई रखनी होगी। अब सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पूरा बिहार के कई जिले हैं जो बिल्कुल शुगर बेल्ट हुआ करते थे, चाहे चंपारण का इलाका हो, चाहे सारण का इलाका हो या भागलपुर का और अमरपुर का इलाका हो। यहाँ पे शुगर की फैक्ट्री थी जो समय के साथ बंद होती गई और नीतीश कुमार ने उन्हें चालू भी नहीं किया। कई जगह बियाडा ने की जमीन जो है
बियाडा ने उस जमीन को दूसरे को आवंटित कर दिया। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि शुगर जो है, चीनी जो है, अभी भी ईख का उत्पादन हमने देखा, चनपटिया है, मोतिहारी है, यहाँ पे उन इलाकों में धान की जगह लोगों ने ईख लगा के रखी थी, गन्ना लगा के रखा था। तो इस मिलों को दोबारा रिवाइव करना, इसको शुरू करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर हमें एक चीज़ और ये है कि जिस चनपटिया मॉडल की बात की जा रही थी, चनपटिया में हम पिछले महीने थे, चनपटिया मॉडल की हकीकत यही है, थोड़ा सा सुनने में आपको ये अटपटा लगेगा, 90% जो निवेशक हैं, जिन लोगों ने निवेश किया है, आज वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक उनके सामने निवेश का, पैसे का संकट है। चूँकि हम पिछले महीने हम चनपटिया में थे, लेकिन फिर भी सरकार ने अगर इतना किया है, हमें सरकार पर यकीन रखना चाहिए, यही सरकार आगे करेगी, क्योंकि इस सरकार ने करके दिखाया है। उद्योग के लिए जरूरी है कि रॉ मटेरियल भी तैयार हो। तो कृषि विभाग के बजट में बढ़ोतरी की आप बात कर रहे थे, तो सरकार उस ओर ध्यान देगी कि फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में बेहतर उत्पादन हो, तो इंडस्ट्री भी उस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकते हैं। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन आपको खगड़िया में होता है। दुनिया का सबसे क्वालिटी वाला आम जो होता है भागलपुर और मोतिहारी में होता है। सबसे स्वादिष्ट लीची मुजफ्फरपुर में होती है। सारी चीज़ तो बिहार में है, 20 साल से तो नीतीश कुमार है ही। हमें सरकार को अब चाहिए कि जितनी बातें, जितनी आरोप 15 साल तक लगाना था, उन्होंने लगा लिया। अब चूंकि स्वास्थ्य में काम हुआ है, शिक्षा में काम हुआ है, बिजली बिल्कुल बेहतर हुई है बिहार में, तो सस्ते दर पे यहाँ पे आपको मजदूर उपलब्ध हैं, तो फिर कमी किस चीज़ की है? गंगा का पानी है, कोसी का पानी है, पानी ही पानी है। मतलब उत्तर बिहार में तो पानी ही पानी है। तो हमें सरकार को इसमें चाहिए होगा कि अब किसी भी बिना, सबसे बड़ी बात है कि सरकार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है। इसमें अगर आप भाजपा के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो भी इसकी शिकायत करेंगे। रेड कारपेट चाहिए, रेड टेप हटना चाहिए। हाँ, रेड कारपेट वेलकम होना चाहिए और रेड टेपिज्म हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन का अगर बिहार बिजनेस कनेक्ट होता है तो एक दिन तो बहुत बढ़िया से हो और दूसरे दिन जो उद्योगपति आए हो वो उनको वेट करना पड़ जाए कि माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय मंत्री आ रहे हैं। ऐसा नहीं। हमें याद है, हम नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन याद है कि 2007 में जो सिंगूर प्लांट, जब टाटा नैनो का जो प्लांट था, जब उसे बंद करने का फैसला लिया गया था, चुटकी में गुजरात तो पहुंचा दिया गया। सुन लीजिए, कहानी सुननी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकते हैं। तो अब ममता बनर्जी जी का आंदोलन चल रहा था, तो उनको बंद करने का फैसला किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों से पूछा कि ये बताओ कि कितने घंटे में काम करके दे सकते हो? कहा सर 6 घंटे। मोदी जी ने कहा 3 घंटे में चाहिए। और अगली सुबह टाटा को फ़ोन गया और आनंद में प्लांट मिला और वहाँ से तैयार होने लगा। ये जो जील होता है ना, ये जील अब बिहार में चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार यहाँ पे हैं, तो दोनों को ये करके दिखाना। नीतीश कुमार की साख का सवाल है, क्या लगता है ये करके दिखाना होगा उन्हें? अगर नहीं करेंगे तो फिर तो जनता के पास सबका, मुझे लगता है कि अब हमें एक जो व्यवस्था बनी है ना, कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के पास इस बार। पास मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है, 202 का विधायक है। अगली बार बहाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये पहला सत्र नई सरकार का शीतकालीन सत्र, थोड़ी गर्मी भी देखने को मिली, लेकिन सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि विपक्ष को नजरअंदाज करते हुए सत्ता पक्ष की ओर से जो वादे चुनावी किए गए थे उन्हें धरातल पर लागू करने में कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी। और चूंकि इतनी बड़ी बहुमत से गठबंधन की ये सरकार बनी है, एनडीए की, केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है, नीतीश कुमार ने खुले मंच से इसे स्वीकार किया है और सदन में इसका उद्घोष किया है, तो अब जनता इस उम्मीद में है कि सरकार की ओर से उन्हें सब कुछ मिलेगा जिसका वादा किया गया था। और ये नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत चुनौती होगी कि अगर वो डिलीवर करके नहीं देते हैं तो अगली बार जनता के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे। संभावना तो है कि जो संख्या बल है और केंद्र का जो सहयोग है, इस बार बिहार में कुछ बेहतर होगा, कुछ ऐसा चूंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर सराहा जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो इस रिकॉर्ड का सम्मान रखते हुए नीतीश कुमार वो करके दिखाएंगे जो बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप तक हम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।